नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुमन मान मेरे साथ हैं। और सुमन, पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी आपको भी। रितिका, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल सुमन, जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि आज पूरा देश है जो हर्षोल्लास के साथ आज के इस महापर्व को मना रहा है और बड़ी ही खुशी के साथ पूरे देश में ये जो जश्न है, महापर्व, महाजश्न, जश्न आजादी का ये जो पर्व है आज जी। मनाया जा रहा है। आप भी देख रहे हैं जगह जगह कार्यक्रम जो हैं, आपने भी देखे होंगे सुमन, हो रहे हैं। कैसी आपकी, सबसे पहले तो बातचीत को अगर हम आगे बढ़ाएं आज, मगर आप क्या महसूस करें एक भारतीय होने के नाते सुमन? रितिका, मैं यही कहना चाहूँगी, एक भारतीय होने के नाते हम सब इस बात पे गर्व करते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज एक आज़ाद देश में हमने जन्म लिया और एक आज़ादी जिसे कहते हैं वो हम समझ पा रहे हैं, उसका लुत्फ़ जो है हम उठा पा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे से आप पूछे तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो स्वतंत्रता जो है वो एक शब्द नहीं है, एक भावना है। हम परेड की सलामी दी जा रही है। आज सुबह से ही हम जगह जगह की तस्वीरें देख रहे हैं। इस विजुअल में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लोग सपरिवार सुमन जी। सम्मिलित हुए हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें, जयपुर की बात करें, तो काफी बड़े कार्यक्रम इस बार हुए हैं सुमन। और जैसे कि हर साल लाल किले पे जो झंडारोहण होता ही है प्रधानमंत्री जी द्वारा, जी। और आज भी परेड की सलामी दी गई। और सबसे बड़ी बात है, करीबन 90 मिनट का सुमन, जी, 90 बिल्कुल। मिनट का आज जो भाषण जो उन्होंने, नेहरू जी के नेहरू जी, बाद से इनका भाषण बहुत लंबा भाषण माना लंबा जा रहा भाषण, है। एक तरह से रिकॉर्ड कहा जा सकता है। और जी। उसमें काफी सारी जो चीजें उन्होंने कही है। सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है, जैसे कि आज सुमन हम देख पा रहे थे कि मोदी जी का कहना है कि करीबन 1 लाख वो चाहते हैं, सुमन अगर मैं बात पे आऊं तो वो चाहते हैं कि 1 लाख जो युवा युवा है है। वो राजनीति में आए। जिनके भाषण की सबसे आज मुख्य बात रही कि 1 लाख युवा जो है वो राजनीति में शामिल हो। पर उन्होंने ये कहा कि आपकी कोई पीढ़ी दर पीढ़ी से ये चीजें नहीं हाँ, चली आ रही हैं, आपके राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं राजनीतिक हो। बैकग्राउंड, बिल्कुल सही कहा आपने सुमन, कि राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कोई। तो ये काफी एक अच्छा अवसर है, मैं कहूंगी, युवाओं के लिए। आपका क्या मानना है इस चीज पे सुमन? देखिए, अवसर तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन अगर 1 लाख युवा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि 1 लाख युवा राजनीति में आए जिनका बैकग्राउंड बैकग्राउंड ना राजनीति से हो, ना हो। फ्रेश, जिसको जी, बोलेंगे, बिल्कुल फ्रेश थॉट, लोग फ्रेश राजनीति थॉट। में आए। तो हाँ। जिस हिसाब से अभी तक का हम समय देख रहे हैं, तो जो राजनीति है एक मुझे नहीं पता कि ये शब्द जी जी बोलने जी जी चाहिए या जी। नहीं, पर राजनीति एक बहुत ही कहते हैं कि एक अच्छा तंत्र नहीं माना जाता है। राजनीति में जो घुसता है हमेशा ये बोल जाते हैं कि राजनीति जो है एक बहुत ही गंदी देखिए देखिए राजनीति वाला देखिए, खेल मैं चलता मैं मैं है। आपकी बात को समझ पा रही हूँ कि आप जी। कहना क्या चाह रही हैं सुमन। सुमन के कहने का मतलब ये है
कि राजनीति करो, अच्छी राजनीति करो। राजनीति बुरी चीज नहीं है, पर अच्छी राजनीति अच्छी जरूरी राजनीति। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है, जिनका बैकग्राउंड राजनीति से नहीं, तो जिनका, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीति अभी तक यहाँ पर चली आ रही है, तो जिन लोगों का अगर बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं होगा तो उनको राजनीति में कोई टिकने ही नहीं देगा। बिल्कुल। क्योंकि जो बंदा घर से राजनीति सीख के आ रहा है, आज जो टिक रहे हैं वो इसी पे टिक रहे हैं, क्योंकि राजनीति उनके खून के अंदर है। बिल्कुल। बट हाँ, उन्होंने एक अवसर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ही राजनीति होती रहेगी तो नए नेताओं को मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो युवाओं ये को मौका नहीं मिलेगा है उनकी। युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है सुमन की, जो एक सोच है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, सीमित दायरे में रह जाएगी। वहीं इसी बीच दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज पूरे देश भर में कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बड़ा गर्व का दिन है हमारे लिए। 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय त्योहार है, और बिल्कुल राष्ट्रीय त्योहार है, गर्व के साथ कहेंगे। लाल किले पर फहराता तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराते झंडे के अनेक इमारतों और स्थानों पर देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा। अगर वही बात करें, प्रतिवर्ष इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, और आज भी उन्होंने किया। करीबन 90 मिनट का एक उनका जो आज भाषण था, उद्बोधन था, तो वहां था। और देखिए, 15 अगस्त को देश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। देशभक्ति, जैसे कि सुमन ने कहा, गानों का सुमन ने जिक्र किया, भगवा रंग से कह सकते हैं, एक सुमन क्या कहेंगे इसको, तिरंगे से लिपटा हुआ कह सकते हैं कि आज पूरा देश जो था। सुमन, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए करीबन हम बात करें तो आजादी के लिए 200 वर्ष एक तरह से हम कह सकते हैं कि तपस्या करनी पड़ी थी हमारे वीर सपूतों को। बहुत लड़ी गई। उसके बाद अब से करीबन 78 साल पहले हमें आज़ादी मिली। तो अब हम कुछ क्रांतियों के बारे में आते हैं, बातचीत करना चाहेंगे थोड़ा आपसे। अगर मैं 1857 की अगर मैं बात करूं, उस वक्त की क्रांति की बात करूं, जब मंगल पांडे जैसे महान जो योद्धा कहूंगी, सैनिक कहूंगी, देश की सेवा में उन्होंने अपने जान निछावर कर दिया। कारतूस क्रांति मामला उस वक्त बहुत तूल पकड़ा था। क्या क्या जानकारी है आपके पास इस अभी तक, क्या कहना चाहेंगी इस चीज पर? इस चीज़ पे देखो रितिका, हम जैसे इतिहास पढ़ते आ रहे हैं तो हमने इतिहास में ही ये चीज़ पढ़ी है कि जो आज़ादी है वो हमें 1947 में ज़रूर मिल गई थी, लेकिन इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिली थी। कम से कम 200 साल तक आज़ादी की लड़ाई चली। 1857 की जो क्रांति है, वहाँ से आज़ादी, ये मतलब कि आज़ादी वो लेना चाहते तो ये चिंगारी जो है वहाँ से भड़की थी। और इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि 1857 की क्रांति के अंदर मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे, जो कि ब्रिटिश सेना के अंदर थे। उस टाइम पे जो कारतूस यूज किए जाते थे वो चर्बी से बना करते थे, जो गाय के मांस की चर्बी या सुअर के मांस की चर्बी। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच में ये हो गया था, क्योंकि तनातनी हो गई थी कि हम, क्योंकि गौ माता जो है वो हिंदुओं के लिए पूजनीय है, और जो सुअर है वो कहा जाता है कि मुस्लिम्स के लिए एक पूजनीय माना जाता है उसको। तो उस जमाने में जो कारतूस हुआ करते थे, उनके ऊपर एक पिन लगी होती थी जिसे कि मुंह से निकालना पड़ता था। जब वो उसको मुंह से निकालते थे तो यानी गौ का मांस एक हिंदू जो है वो अपने मुंह से उसको टच कर रहा है। कहीं आपने उस चीज को ग्रहण किया जी। तो वहां से ये चिंगारी भड़कना शुरू हुई, और उस समय झांसी की रानी जो है, रानी लक्ष्मीबाई आने वाली थी, वो भी वो इस लड़ाई का हिस्सा बनी, इस क्रांति का हिस्सा बनी, और अंग्रेजों से लड़ती रही। और रितिका, आपको एक चीज मैं बताऊं कि झांसी की रानी एक इतनी बड़ी जो है योद्धा थी कि जब वो मरी, तो जब वो शहीद हुई, हम कहेंगे बिल्कुल, जब वो शहीद हुई तो एक हमारे यहाँ पे जो औरत की जो है, वो कहते हैं कि औरत की जो गरिमा होती है वो ब्रिटिश को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी, चाहती नहीं थी कि ब्रिटिश लोग उनको देखें। तो कहा जाता है कि शहीद होने के बाद उनका जो शव है वो किसी को मिला ही नहीं, क्योंकि जब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी, अंग्रेज उनके पीछे थे, उन्होंने खुद को एक झोपड़ी में जाके जला लिया था कि एक महिला हूं मैं और ब्रिटिश लोग जीते जी तो मुझे नहीं देख पाएंगे। ऐसी आप बात कर रही थी, सच में मुझे गूज़बम्प फील हो रहा था। बिल्कुल, उनके लिए तो बहुत बड़ी आत्मसम्मान की बात है। आप एक महिला होने के नाते अब बहुत बड़ी सीख देके गई हैं। अगर ऐसे ही हम महान लोगों की बात करें, इतिहासकारों की अगर हम बात करें, मैं रितिका एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि हम राजस्थान के अंदर कहें, पद्मावती जी की मैं बात करें, और माँ पद्मावती की बात कर रही थी आपसे, तो
उन्होंने भी अपने खिलजी से खुद को बचाने के लिए अपनी गरिमा बचाने के लिए जोहर किया ताकि वो देख ही ना पाए। राजपूत समाज की गरिमा बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, और सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ जोहर किया। छोटी छोटी बच्चियां थी, गर्भवती महिलाएं भी थी, पर उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गौरव को बनाए रखने के लिए जौहर तक उन्होंने किया। और बिल्कुल रानी लक्ष्मी जी की अगर हम बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की, तो बिल्कुल वो एक महान योद्धा थी और कहा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में वो शहीद हो गई थी, पर अंत समय तक वो लड़ती रही। बिल्कुल लड़ती रही। उनके लिए तो इतिहास में आज भी बोला जाता है, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। बिल्कुल 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 यही बात मैं कहना चाह रही थी और आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल जब भी उनका नाम आता है तो ये लाइन दोहराए बगैर हम मजा ही नहीं आता। एक औरत होने के नाते बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसी महिलाएं हमारे हिंदुस्तान से हैं। बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि अपने हिंदुस्तान की विभिन्नता ही, अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्नता बहुत देखी जा सकती है, कल्चर इतना खूबसूरत है। अगर हम बात करें विविधता में एकता, विविधता में एकता, एकता अखंडता, यही प्रतीक है हमारे देश का। मैं आपसे जानना चाहूंगी सुमन की, चलिए ठीक है, हमने 1857 की बात की, कारतूस क्रांति की बात कर ली, रानी लक्ष्मीबाई जी की बात कर ली, हमने मंगल पांडे जी की बात कर ली, सारी चीजें से महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, जो जिस उम्र में आज के बच्चे, आज मैं किसी टॉपिक पे किसी से बातचीत कर रही थी न्यूज रूम के अंदर, तो बात यही चल रही थी कि आजकल के बच्चे जो हैं जिस उम्र में नशा पत्ती करना शुरू कर देते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। कितना महान आप फर्क समझ रही हैं चीजों का, कि जब बच्चे नशा पत्ती करते हैं आज के समय में, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, संस्कृति, माँ बाप की इज्जत करना वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और वो लोग यहाँ अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते आज के समय में। पर उस समय की अगर हम बात करें सुमन, वो देखा कि वो धरती माँ के लिए, पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मर मिटे वो। अभी रितिका, मैं थोड़े टाइम पहले आमिर खान जी का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनको जो शहीद भगत सिंह की जो मूवी है में रोल करने का मौका मिला था, रोल करने का ऑफर मिला था, जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जब उनसे रिजेक्ट करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने इतना सुंदर कारण बताया कि रिस्पेक्ट होती है उस आदमी को लेकर। उन्होंने ये बोला कि जिस टाइम भगत सिंह शहीद हुए थे उस टाइम उनकी उम्र 22 या 23 साल रही होगी, और मुझे जब ये रोल ऑफर हुआ उस टाइम मैं लगभग 40 था, डबल उम्र के। तो उन्होंने ये बोला कि उम्र की वजह भी नहीं थी कि उम्र की वजह से मैंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। वजह ये थी कि वो जो उस उम्र में कर रहे थे, वो जो सोच रखते थे, अगर मैं उनका रोल कर भी लेता तो मेरे अंदर वो भावनाएं कहाँ से आती। मैं वो अगर जो गहरे में खड़े होके भगत सिंह ने जो बयान दिया था वो मैं कहाँ से दे पाता, वो मेरे अंदर आता ही नहीं, भावना पैदा ही नहीं वो एक बच्चे के अंदर, वो जिसकी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, उस बच्चे के अंदर की जो भावनाएं हैं वो कैसे आती, कैसे उजागर हो पाती। और मैं उनको इतने सम्माननीय है भगत सिंह मेरे लिए, बस इसी वजह से नहीं किया रोल। ये एक बहुत ही खूबसूरत सोच है, ये एक अपनी तरफ से एक इज्जत है, ये बोलना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि सुमन, जैसे आमिर खान को बोला ही जाता है कि वो हर चीजों में परफेक्शन ढूंढते हैं, तो चलिए इस चीज में भी उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती ढूंढ ली। उनको कहा जाता है वो बहुत चूजी हैं, और जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें टाइम लगाते हैं, सारी चीजें, इस चीज की बारीकियों को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा। मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी एक सुमन, हालांकि आज हम एक डिस्कशन पे बैठे हैं, पूरे दिन की चर्चा कर रहे हैं, काफी सारे आज हमने लाइव किए, लोगों से बातचीत की, हमारे रिपोर्टर्स से बातचीत की, आम जनता से बातचीत की, हमारे वरिष्ठ संवाददाताओं ने, हमारी पूरी टीम को। सबसे पहले सुमन, मैं बीच में एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी पूरी न्यूज़ 21 की टीम को, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि आज आपको पता है जब इस तरह के कोई विशेष कार्यक्रम होते हैं तो टेक्निकल टीम जो होती है वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, जो पूरे स्टाफ ने जो बहुत मेहनत की आज के दिन के लिए, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आज के दिन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को कि आप लोगों के बेहतरीन सहयोग की वजह से ही आज इतना लोगों को प्यार मिल पा रहा है। खैर सुमन, मैं बात पे आना चाहूंगी अब आपसे कि चलिए हमने इतनी सारी बातें कर ली, 1857 की बात कर ली, रानी लक्ष्मीबाई की बात कर ली, अब मैं जानना चाहूंगी 2024 में कोई ऐसा चेहरा आपको दिखता है जी कि जो उसी रेस में, उसी लाइन में चल पड़ा हो,
स्वतंत्रता के लिए उसी पथ पर चल चुका हो, आजादी के जिस तरीके से हमारे जो पूर्वज हमको जो देन दे के गए उसको मेंटेन करने के लिए? ऐसा कोई चेहरा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो छवि दिखती है, कोई किसी का नाम लेता है, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? अगर मैं ये छोड़ दूं कि आप एक पत्रकार हैं, आम जनता होने के नाते बताएं। जी रितिका, सही बताऊं तो मैं वो जो हमारे सम्मानीय शहीद थे भगत सिंह, सुखदेव, जो भी रहे हैं, मैं उनकी राह पे चलने वाला तो किसी को नहीं कह सकती। ये मेरी पर्सनल राय है। मैं आपसे पूछ रही थी, आपका अधिकार है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। जी, तो उस राह पे चलने वाला, निस्वार्थ देश के लिए लड़ने वाला, निस्वार्थ देश के लिए अच्छी सोच रखने वाला, मुझे अभी फिलहाल में तो कोई नहीं लग रहा। फिलहाल में तो कोई नहीं लग रहा, ठीक है, ये अपनी चलिए कुछ आज के कुछ बयानबाजियों पे आ जाते हैं। एक दो कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें से चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। हमेशा अगर हम बात करें दिल्ली के ध्वजारोहण की बात सबसे पहले जो होती है, सामने आती है ध्वजारोहण पे सबसे बड़ा कार्यक्रम आप जानती हैं कि दिल्ली में होता है। इसी बीच पर इस बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री आवास पर इस बार ध्वजारोहण नहीं हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद राखी तक खुशखबरी भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, भी उनकी सुनवाई की याचिका जो है वो मंजूर कर ली गई है, तो राखी तक हो सकता है कि उनको बेल मिल जाए। जैसे सिसोदिया जी तो बाहर आ ही चुके हैं, तो हो सकता है केजरीवाल जी को भी राहत मिल जाए। तो अभी ध्वजारोहण तो नहीं हुआ है, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब केजरीवाल जी खुद ही जेल में है तो स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जा सकता है। तो वैसे क्या ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम कोई और सुमन? देखिए, जैसे कह रहे हैं कि सिसोदिया जी हैं, उनकी अनुपस्थिति में सिसोदिया जी कमान संभालेंगे। जैसे उनकी अनुपस्थिति में, सुमन मैं बीच में बोलना चाहूंगी कि उनकी धर्मपत्नी ने, केजरीवाल जी की धर्मपत्नी ने कुछ बयान भी दिए थे, बहुत सारी चीजें, वीडियो भी जारी किए थे उनकी गैर उपस्थिति के अंदर, और कहा भी जा रहा था, आम आदमी पार्टी के लोग भी ये चाहते थे कि उनके ना रहने पर, जब तक वो जेल में है आरोपों को लेकर, उनकी पत्नी कार्यभार संभाले। तो इस बार उनकी पत्नी हमें क्यों नहीं देखने को मिली? जी, अब इसके बारे में तो मेरे को नॉलेज नहीं है, बट हाँ ये जरूर कहा गया था कि केजरीवाल के अनुपस्थिति में सिसोदिया जी कमान संभाल रहे हैं। तो जब सिसोदिया जी कमान संभाल रहे हैं तो ये डिसीजन सिसोदिया जी का ही है कि ध्वजारोहण उनके जो है स्थान पर किया जाए या नहीं किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात कर लूं चलिए थोड़ी सी, तो खड़गे जी ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है आज। ये बहुत बड़ी बात कह दी है ये, और साथ में उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट के अंदर कि ये नफरत की राजनीति है, राजनीति फैलाई जा रही, नफरत की राजनीति फैलाई जा रही। उनके बात का मतलब था विभाजन किया जा रहा है। क्या कहना है, क्या समझे इस ट्वीट को उनके? देखिए, विपक्ष है, विपक्ष की बयानबाजी तो हर जगह ही होगी, हर अवसर पर होगी, लेकिन विपक्ष इसको किस तरह से लेता है ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है। अभी जब खड़गे जी ने बयान दिया है तो सामने से विपक्ष का भी बयान तो जरूर आएगा, लेकिन नफरत की राजनीति उन्होंने जो इसको बोला है, तो जहां तक मेरा सोचना है, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, तो जो हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है, तो इन चीज़ों को लेकर इसको नफरत की राजनीति बता दिया गया है। क्योंकि विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम्स को और जो सपोर्ट करती है, उनको सपोर्ट करते हैं, और बीजेपी हिंदुओं को करती है, तो हिंदू मुस्लिम कर रखा है इन्होंने। तो वो हिंदू मुस्लिम करते करते जो है एक नफरत की राजनीति का या धर्म की राजनीति धर्म के आड़ पे एक राजनीतिक कार्ड खेलना हमेशा कुछ नेताओं की आदत होती है, ऐसा जनता का मानना है। जनता का मानना है, क्योंकि जनता वही मानती है जो वो देखती है। राजनीति में चाहे कोई भी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, इन्होंने राजनीति तो हमेशा ऐसे ही होती है। कोई अल्प समुदाय को लेकर राजनीति कर लेता है, कोई मुस्लिम समुदाय को लेकर राजनीति कर लेता है। तो राजनीति के ये जो कहें ये गुर हैं या मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, बिल्कुल, और समझ रही हूँ आपकी बात को। कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए होता है। और ऐसा देखा गया है कि जब बड़े बड़े जब कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां वो अपनी रोटियां सेकने के लिए चली आती हैं। कुछ समय के लिए मीडिया हाईलाइट कर देता है उनको, मीडिया में अपनी बात कह देते हैं, उसके बाद
रफू चक्कर में कहूंगी सीधा सीधा, क्योंकि ये एक तंज अगर आप इसको समझे तो मैं तंज इसलिए कस रही हूँ क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अभी बांग्लादेश की हिंसा जिस तरीके से सुमन चल रही है, आपको पता है कि कितनी गहराती हुई। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी दुखद बात यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाएं रह रही हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं, सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है हिंदूज को वहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ महिलाओं का बयान सामने आया था, बड़ा ही मुझे भी पढ़ के बड़ा दुख हुआ था। उनका कहना है कि घरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोग घर में घुस रहे हैं, हालांकि हम सब जानते हैं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, पर घर से महिलाओं को भी उठाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जी, पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या समझे इसको सुमन, आप भी एक महिला है। जी, बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश की ही बात नहीं है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, ये कहना सही है। लेकिन हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की 70 करोड़ की जनता में से सिर्फ 1.5 करोड़ जनता जो है वो हिंदू है। और वो जो हिंदू जनता है, 1.5 करोड़ जनता जो हिंदू है, उसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उनका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। और जिन शेख हसीना को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है, वो शेख हसीना भी हिंदू नहीं है, वो किसी तरह से हिंदू समुदाय से वास्ता ही नहीं रखती है। तो फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मतलब एक ये कहें कि एक मुस्लिम कंट्री में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। कहीं सोची समझी साजिश भी आप कह सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों का ऐसा मानना है कि सोची समझी साजिश है। कहने का मतलब है कि कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात आपको नहीं लगती है कि ये वाली चीज है? क्योंकि पता है कि वहां पे एक पॉपुलेशन देखा जाए हिंदूज की तो बहुत ज्यादा कम है। अगर और माइनॉरिटी से हम बात करें और लोगों से बात करें, आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब? बिल्कुल। तो शायद यही वजह है कि बात कुछ और टारगेट हिंदूज को बनाया जा रहा है। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है रितिका। अब जैसे कि बांग्लादेश है, जब बांग्लादेश में ये जो हिंसा भड़की है, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है पाकिस्तान को हो रहा है। ऊपर से जो चीनी ताकतें हैं वो इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। विदेशी ताकतें जो मिल रही हैं इसके अंदर, उसके बाद में आंदोलन जो है बहुत ज्यादा उग्र हो गया है। क्योंकि 17 करोड़ की जनता में से सिर्फ 5 लाख लोग आंदोलन में उतरे थे। 5 लाख लोग आंदोलन में उतरे थे। तो आप खुद सोच सकती हैं कि 17 करोड़ में से अगर 5 लाख लोग आंदोलन में उतरते हैं तो ये कितना छोटा समुदाय था जो आंदोलन में उतरा। और इस आंदोलन ने अगर ये इतना उग्र रूप लिया है तो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें जो है इससे जुड़ी हुई हैं, वहां से सपोर्ट मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है फायदा कोई और उठा रहा है। अब ये भारत को समझना होगा कि ये राजनीति है या एक सोची समझी चाल है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजनीति है या सोची समझी एक चाल है, साजिश हम कह सकते हैं। इसी बीच अगर हम बात कर रहे थे सुमन, तो एक बयान सामने आया था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पार्टी ऑफिस में तिरंगा तो फहराया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने विजुअल्स भी देखे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज के शासक विभाजनकारी हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे थे। और साथ ही खड़गे ने आरएसएस पर भी निशाना है वो साधा है। अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है कि संघ परिवार में अपने फायदे के लिए अंग्रेजों की फूट और राज करो नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं मैं ये सवाल वापस रिपीट इसलिए आपसे कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज बांग्लादेश में तो नहीं देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि अगर चीन की आपने बात की, पाकिस्तान की आपने जिस तरीके से बात की, तो हमेशा से एंटी कहीं ना कहीं रहा है हिंदुस्तान से। जी समन जी, हो सकता है। अब ये तो जो है समय के साथ चीजें बाहर आएंगी, समय के साथ उजागर होंगी कि आखिर वजह क्या रही थी। लेकिन हाँ, फूट डालो और राज करो की जो एक नीति है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, राजनीति उसी पे ही काम करती है। फिर वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों इसी पे ही काम करते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तो खैर आने वाला जो है वक्त सुमन बताएगा कि ये राजनीति है, ये किस ओर जो एक तरह से कह सकते हैं कि करवट लेने वाली है। खैर अगर हम बात कर ले तो सुमन, आज अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे आज प्रोग्राम्स हुए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे झंडे फहराए हैं और उन्होंने काफ़ी सारी जो योजनाओं का भी जिक्र किया। पर इसके बीच में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 15 अगस्त का ही दिन आखिरी, कई बार ना सुमन लोगों के मन में सवाल आता है कि 15 अगस्त का ही दिन भाई क्यों चुना जाता है, क्यों चुना गया? तो मैं बताना चाहूंगी ये दिन भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए बेहद खास दिन था। दरअसल 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आर्मी ने ब्रिटेन सरकार के
सामने घुटने टेक दिए थे। जापान के आत्मसमर्पण के कारण 15 अगस्त का दिन उनके लिए खास था। यही कारण रहा कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना, क्योंकि मन में ख्याल आता है ना सुमन की काफी बार लोगों की कि यही दिन खास क्यों चुना गया। और इसी बीच हमारे दर्शकों को एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देना चाहूंगी, आज पूरे दिन से खबर आप हमारे चैनल पे देख ही रहे हैं, पर एक बार फिर से बता दूं कि आज भजनलाल शर्मा, माननीय भजनलाल शर्मा ने काफी सारे जो कार्यक्रम है 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया, जिसमें से बड़ी चौपड़ की अगर हम बात कर ले, एसएमएस स्टेडियम की बात कर ले, मुख्यमंत्री भवन की अगर बात कर ले तो उन्होंने झंडारोहण किया। और सबसे बड़ी बात है कि शाम को भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो होने वाले हैं जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ आज जो कई जो पार्टी के भी तमाम नेता है वो भी देखने के लिए मिले हैं। सबसे बड़ी बात है सवाई मानसिंह स्टेडियम में काफी जो खूबसूरत एक प्रोग्राम है वो देखने के लिए मिला है। सुबह 7 बजे से कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुमन कि वो ध्वजारोहण का कार्यक्रम। जी सुमन आगे। जी, पूरा भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी की जो कहे 77 इयर्स पूरे हो चुके हैं, तो ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ज्यादा मान्य रखता है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को न्यूज़ 21 के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बिल्कुल सुमन, हम भी कहना चाहेंगे हमारे देश की जितनी भी जनता और दर्शक हमको देख रहे हैं न्यूज़ 21 की तरफ से कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे चैनल की हमेशा यही प्रमुखता रहती है, सत्य, सटीक और निष्पक्ष हमारा ये स्लोगन, और हम इसी पे काम करने का प्रयास करते हैं। और हमारी जनता जितनी भी देख रही है, हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इस जरिए जो कह सकते हैं हमारी तरफ आपका प्यार भी बना रहेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष तौर पर, सटीक तौर पर हम आपके सामने जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं वो आप तक लेकर आए। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी सुमन, मेरे साथ ही सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश रहेगी हमारी कि हम हमारे दर्शकों की उम्मीद पे खरा उतरें। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।